कंप्लीट हमने कर ली थी, ऐसे ही है। यस सर। तो आगे आपने कौन सा टॉपिक किया थ्योरी में? जी, ऑसिलेटरी मोशन के बाद आपने कौन सा टॉपिक किया है? सर केपलर के लॉज किए हैं। अच्छा, प्लानिटरी मोशन पे चले गए, लॉरेंस मॉडल किया था। यस सर, वो सर ने एक असाइनमेंट दी थी, वो कंप्लीट करनी थी हमने। इब्रार साहब थे, आतिफ साहब थे? इब्रार साहब। अच्छा अच्छा, तो वो असाइनमेंट आप लोगों ने की थी यस सर। क्या? इसमें बटरफ्लाई इफेक्ट किया था आपने लॉरेंस मॉडल में? स्टूडेंट आवाज आ रही? मैंने पूछा है कि लॉरेंस मॉडल के केस में आपने बटरफ्लाई इफेक्ट स्टडी किया था? सर नो, नहीं किया था हम्म। सर। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज और ये बस यही देखा था। अच्छा, okay, just a moment. अब देखें कि सिंपल पेंडुलम का केस आपने पढ़ा है, तो इसमें देखें सिंपल पेंडुलम जो है इट इज एक्सट्रीमली सिंपलर सिस्टम। ठीक है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है, ऐसे ही है ना? यस सर। और उसके अंदर जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसमें क्योटिक इफेक्ट्स भी हैं, नॉन लीनियर इफेक्ट्स भी हैं, डैम्ड, ड्रिवन, ये वो सारे इफेक्ट्स हैं। ओके, तो जो सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर क्योटिक इफेक्ट्स मौजूद हैं। ओके, जी सर। और इससे थोड़ा सा अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो उसके अंदर भी नो डाउट क्योटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? सर अनप्रिडिक्टेबल जो इफेक्ट्स हो किसी भी अनप्रडिक्टेबल सिस्टम। होते हैं लेकिन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं? यस, डिटर्मिनिस्टिक। मीन्स डिटर्मिनिस्टिक बट अनप्रडिक्टेबल। ओके, थोड़ा सा मैं आपको लॉरेंस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाते हुए आगे मूव करूंगा। ये लॉरेंस मॉडल है, लॉरेंट्स नहीं है, इसमें टी नहीं है। ठीक है, जी सर। लॉरेंट्स और किसी साइंटिस्ट का नाम है और लॉरेंस जो है वो किसी और साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें जो क्योटिक इफेक्ट्स हैं
वो सिंपल पेंडुलम भी होते हैं। as well as in complex systems such as Lorentz model. ओके, या इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है लॉरेंज इक्वेशंस। क्योंकि आपने लॉरेंज मॉडल डिटेल से नहीं किया, इसलिए ये बताना आपको जरूरी है। अदरवाइज इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करना, उनके रिजल्ट्स प्लॉट करना इज नॉट, यू कैन से, अ बिग डील। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ना वो लॉरेंस मॉडल के किस्म के सिस्टम को स्टडी करने के बारे में है, और इसमें एक्चुअल जो फिजिक्स है वो क्या है। ठीक है, जी सर। तो लॉरेंस मॉडल जो है एक्चुअली इट केम इनटू बीइंग मींस, ये कैसे इमर्ज हुआ, कैसे सामने आया। एक्चुअली जो वेदर की प्रोडिक्शंस के जो प्रॉब्लम्स थे, कि वेदर को कैसे प्रोडिक्ट किया जा सकता है, तो उसको प्रोडिक्ट करने के हवाले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम किया गया इन द हिस्ट्री, इन लेट्स से 1960s 1950s। तो इसमें जो बड़ा नाम है वो E.N. लॉरेंस का है, जो कि जिसने 1963 मींस जो उसकी जो ना वो टाइम है उसका, ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स a big, you can say, contribution in the field of chaos। यानी ऐसे सिस्टम जो chaotic systems थे उनको स्टडी करने में लॉरेंस का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो उस वक्त एक्चुअली लॉरेंस वाज स्टडीइंग बेसिक इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और इन इक्वेशंस को, फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशंस को नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ये सुना था ना आपने, इसमें पढ़ा होगा। नेवियर यस सर। नेवियर स्टोक्स, ये दो साइंटिस्ट हैं, नेवियर अलहदा है, स्टोक्स अलहदा है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस are just like Newton's laws of motion। ये न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरह है फ्लूइड्स के लिए, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड्स, किन की मोशन को स्टडी करने के लिए, फ्लूइड्स की मोशन को स्टडी करने के लिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशन थी। और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को स्टडी करते हुए जो इक्वेशंस बनाई इसने, लॉरेंस ने, दे आर कॉल्ड एज लॉरेंस मॉडल। ठीक है, यस सर। ओके, मैं थोड़ा सा वो ब्रीफ करते हुए आगे जा रहा हूँ कि जो है ना वो इसमें जो जहां भी लॉरेंस मॉडल यूज किया जाता है उसमें जो स्पेशल सिचुएशन है वो रैले बर्नर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, वो एक्चुअली था कि एक अगर कंटेनर है उसके अंदर फ्लूइड फिल किया हुआ, फ्लूइड को समझते हैं ना। ये था,
लेट्स से ये एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, दिस इज फ्लूइड कंटेनर। फ्लूइड का क्या मतलब होता है? फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स, द मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, फ्लोइंग मैटर। और आपको पता है कौन सा मैटर फ्लो कर सकता है? गैस फ्लो कर सकती है और लिक्विड लिक्विड वाटर, फ्लो कर सकता लिक्विड। है। तो इसलिए जो फ्लूइड है वो गैस प्लस लिक्विड का इकट्ठा नाम है। ओके। जी सर। तो कहता है कि अगर इसके अंदर फ्लूइड फिल किया हुआ ना, फ्लूइड फिल किया हुआ कंटेनर के अंदर, ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूं, ये रेले बर्नर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी दो साइंटिस्ट थे जो इस प्रॉब्लम को समझ रहे थे। प्रॉब्लम आप बुक पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। इसके अंदर ये फ्लूइड फिल किया हुआ है, क्या किया हुआ है? फ्लूइड है, गैस है या लिक्विड है। इसकी इसके दो सरफेसेस हैं, लेट्स से दिस इज बॉटम सरफेस, बॉटम का टेम्परेचर है, दिस इज बॉटम सरफेस टेम्परेचर, बॉटम सरफेस या बॉटम फेस टेम्परेचर। और इस ये एक टॉप है, टॉप सरफेस टेम्परेचर है। ऐसे T2 है टेम्परेचर, और ये बॉटम सरफेस टेम्परेचर है वो क्या है? T1 है। तो दोनों जो सरफेस हैं उनके दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, टेम्परेचर difference between the two surfaces, between the bottom and top surface। स्टूडेंट जैसे ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जी सर। जी सर। अब जैसे ही ये डिफरेंस इंक्रीज किया जाता है, मीन डेल्टा टी इंक्रीजिंग, डेल्टा टी इंक्रीजिंग, जब इसको इंक्रीज किया जाता है तो दिस causes और लीड्स, यानी इसकी वजह से क्या होता है? लीड्स टू स्मूदर फ्लो, स्मूथ, एंड देन chaotic fluid flow। बात समझ रहे हैं? जो एक्चुअली प्रॉब्लम जी यही सर। है, जब दोनों सरफेस के दरमियान में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो शुरू में जो है जो टेम्परेचर ज्यादा किया जाता है तो उसकी वजह से आपको पता है, लेट से नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने तो यहाँ पे T2 माइनस T1 का है ना, लेकिन हीटअप करते हुए अगर आप से नीचे से हीटअप कर रहे हैं तो फिर नीचे वाला टेम्परेचर बड़ा होगा ना, अगर यहाँ से आप हीटअप कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे किसी स्टोव से, ठीक है, तो इधर से अगर हीटअप कर रहे हैं इसको तो क्या होगा? नीचे वाला टेम्परेचर फिर ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो डिपेंड्स के टेम्परेचर कौन सा ज्यादा, आप वो डेल्टा टी निकाल सकते हैं। तो जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो शुरू में जो फ्लूइड होता है वो ऐसा सा नीचे से ऊपर जाता है। आपने देखा ही होगा कोई किसी भी बर्तन के अंदर जो है ना वो पानी जब गर्म करते हैं, देखा है कभी? तो उसमें टेम्परेचर नीचे वाली सरफेस जो बॉटम होता है, पीला होता है जो ना वो किसी पे पॉट का, तो जो स्टोव के करीब होता है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो क्या होता है कि हॉट वाटर जो है, हॉट फ्लूइड जो है वो ऊपर को राइज करता है, ऐसे ही है ना, और जी ऊपर सर। वाला फ्लूइड जो है वो नीचे को आता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि अब जो फ्लो है फ्लूइड का,
इतना स्मूथ नहीं होता कि वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा होता है। जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब होता है तो क्योटिक टाइप मोशन हो रही होती है, ऐसे ही हो रहा था ना। उबल रहा मीन्स पानी जो है ना वो मीन्स ऊपर को अब्रप्टली जा रहा होता है और नीचे पता नहीं लग रहा होता कि वो नीचे भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, जी सर। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि क्योटिक इफेक्ट आ रहा होता है डेल्टा टी के इंक्रीज करने की वजह से। और यहाँ पे डेल्टा टी एक एस्पेक्ट है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। मीन्स जो फ्लूइड है उसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो भी तो चेंज की जा सकती है ना। जो जी सर। कंटेनर है उसकी शेप भी मैटर कर सकती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कि रेलेवेंट प्रॉब्लम ये था जो वो स्टडी कर रहे थे कि उसमें एक अगर किसी कंटेनर के अंदर जो है ना वो अगर फ्लूइड लिया हुआ है और उस कंटेनर के नीचे और ऊपर वाली सरफेस के जो टेम्परेचर हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो फ्लूइड पहले तो स्मूथली फ्लो करता है, स्टेशनरी स्टेट से स्टेडी फ्लो की तरफ जाता है। यानी शुरू में तो पानी खड़ा होता है ना, नजर आ रहा होता है कि ये खड़ा ही है तकरीबन। इंटरनल जो मोशन है उसको अगर हम कंसीडर ना करें तो पहले वो स्टेशनरी स्टेट से स्टेडी फ्लो की तरफ जाता है, ठीक है। और स्टेडी फ्लो के बाद जो है ना वो इसको जब स्टेडी फ्लो होता है उसको आप कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। और उसके बाद जब टेम्परेचर मजीद इंक्रीज किया जाता है तो जो फ्लूइड होता है वो क्योटिक वे में मूव करना शुरू कर देता है। ओके जी सर। जी, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम था कि क्यास उसमें फ्लूइड के केस में भी जो है ना वो क्यास होता है उसको कैसे स्टडी किया जा सकता है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स थे जब उस वक्त जब लॉरेंस जो था इस किस्म के सिस्टम्स को क्योटिक सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। और ये 1963 की बात है। तो उसने ये किया कि जो नेविल स्टोक्स इक्वेशन थी ना, जो फ्लूइड इक्वेशन थी, वो लॉरेंस ने उनको सिंप्लीफाई किया। क्या किया? सिंप्लीफाई। वो उसने सिंप्लीफाई किया कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आपने स्टडी किया है तो स्टडी करना है, फ्लूइड प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो नेविल स्टोक्स इक्वेशंस को, जिनको नेविल स्टोक्स इक्वेशन को फ्लूइड के न्यूटन्स लॉज भी कहा जाता है, तो वो उसने उनको सिंप्लीफाई करके लिखा, ठीक है। तो जो सिंप्लीफाइड वर्जन है ये आपको नजर आ रही है 3.12 की शक्ल में, नजर आ रही। जी सर। तो मजीद अगर डिटेल पढ़नी हो नेविल स्टोक्स इक्वेशन की तो आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में। लेकिन ये जो 3.12 की शक्ल में थ्री इक्वेशन जो नजर आ रही हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो है ये ओवर सिंप्लीफाइड नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस हैं जिनको लॉरेंस इक्वेशंस कहा जाता है, ये लॉरेंस मॉडल कहा जाता है, ठीक है। जी सर। तो ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है? कपल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसको उसकी जो स्टेट है मींस स्टेट ऑफ द फ्लूइड जो है वो डिपेंड कर रही होती है पोजीशन और टाइम के ऊपर। इसके ऊपर पोजीशन और टाइम। हाँ, अब देखिए ना फ्लूइड है तो किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड है तो डिफरेंट कंटेनर के अंदर जो डिफरेंट पोजीशंस हैं वहां पे जो फ्लूइड है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी स्पीड एंड सो ऑन, उस जो फ्लो होगा वो डिफरेंट किस्म का होगा, पोजीशन टू पोजीशन चेंज करेगा, टाइम टू टाइम चेंज करेगा। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी फ्लूइड जो है उसकी स्टेट जो है वो पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है इन केस ऑफ लेट्स से क्योटिक मोशन। स्मूदर मोशन में, स्मूथ मोशन में भी, यानी कन्वेक्शनल मोशन के केस में या कन्वेक्शनल करंट के केस में भी वो पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन क्योटिक मोशन में भी पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो अब देखें कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्फिनिट। मीन्स इन्फिनिट तो नहीं होते, मीन्स काउंट अगर काउंट करने बैठे और इतना हमारे पास टाइम हो तो हम काउंट कर ही सकते हैं लेट्स से।
तो इन्फिनिट नहीं कहते क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, कंटिन्यूसली वेरी नहीं कहते। आप इन्फिनिट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यस सर। तो इसलिए आप देखें कि हर मॉलिक्यूल ने मूव करना है फ्लूइड के अंदर, तो हर मॉलिक्यूल की जो मोशन है उसको अगर आप पोजीशन और टाइम के लिहाज से स्टडी करना चाहते हैं तो बिलियंस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली हैंडल करना, इसके लिए एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत है, ऐसे ही है। यस सर। वेरिएबल का मतलब ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल जो होगा उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसकी पोजीशन भी होगी, और वो टाइम के साथ वो पोजीशन और वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही होगी। तो इसलिए हर एक हर एक मॉलिक्यूल जो गैस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल, उसकी मोशन को ट्रेस किया जा सकता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो लॉरेंट्ज इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, मींस इसकी डेरिवेशन में तो नहीं जा रहे हम कि कहां से आई हैं कैसे आई हैं, इसमें जो एक्स वाई जी है, क्या है, एक्स एक्स वाई वाई जी। और जी जो है, दीज आर दे रिप्रेजेंट टेम्परेचर। एक्स जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। जो नेविल स्टोक्स इक्वेशन है ना, रेले बर्नर्ड प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं कि फ्लूइड प्रॉब्लम है, तो उस केस में एक्स जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है इन द ओरिजिनल नेविल स्टोक्स इक्वेशंस। जो ओरिजिनल नेविल स्टोक्स इक्वेशंस है ना, उसमें एक्स वाई जी जो है वो क्या है, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी। किसकी? अब टेम्परेचर किसका होगा? फ्लूइड का। टेम्परेचर डिफरेंस भी हो सकता है। डेंसिटी किसकी होगी? फ्लूइड की। वेलोसिटी किसकी होगी? फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की। तो जो ओरिजिनल नेविल स्टोक्स इक्वेशन था उसमें एक्स वाई जी जो है वो टेम्परेचर, डेंसिटी और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और दूसरे जो पैरामीटर्स इसमें नजर आ रहे हैं, सिग्मा, आर और बी जो है, ठीक है, ये सर्टेन डायबिलेट से टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो फ्लूइड पैरामीटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सिग्मा लेट से, जब वो, अगर आप इसमें जाए ना नेट के ऊपर, हम देख सकते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स ऑफ द लॉरेंस मॉडल, यानी एग्जैक्टली इनके नाम जो है ना, उसके पॉइंट ऑफ से हम डिटर्मिन तो कर सकते हैं। आर जो है वो रैले नंबर है, ठीक है, ये उसने दिखाया हुआ ना आपको। आर जो है ये रैले नंबर है, यानी रैले साइंटिस्ट का नाम है। सिग्मा जो है प्रेंडर्थ नंबर है, यानी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। और बी जो है ये भी एक पैरामीटर है, ठीक है। और इनके ये यूनिट्स हैं, अगर हम देखना चाहते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं। ये देखो ना, डी एक्स ओवर डी टी का क्या मतलब होगा, देखिए, Velocity. डी एक्स ओवर डी टी। लेकिन एक्स आपको पता है कि जो ओरिजिनल नेवियर स्टोक्स इक्वेशन थी उसको, उसमें एक्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जी सर। तो अगर ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो डी एक्स ओवर डी टी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे ही है ना। जी सर. यस सर। और y जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेट्स से डेंसिटी को, और दूसरा वेलोसिटी को। मीन्स यहाँ पे फर्क आ रहा है ना कि डेंसिटी में से वेलोसिटी तो माइनस नहीं हो सकती ना,
देखो अगर y जो है वो है डेंसिटी, x जो है वो टेम्परेचर है, तो डेंसिटी में से टेम्परेचर माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि y और x के यूनिट सेम होंगे तो उनको माइनस किया जा सकता है ना। जी सर। Yes, sir. तो इस तरह की हर्डल्स हैं, इनको एग्जैक्टली अगर मैं नेट में जो ना वो, क्योंकि बुक के गॉर्डिनो में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन इसके बारे में कि ये जो पैरामीटर्स हैं दिए हुए हैं, लेकिन इनकी जो एग्जैक्ट जो डायमेंशन है, इसकी एग्जैक्ट यूनिट्स हैं, वो जो है ना वो इसमें गॉर्डिनो में एटलीस्ट नहीं गिवन। इसमें देखे ना, ये दिया उसने सिग्मा आर बी की जगह उसने सिग्मा रो और बीटा यूज किया हुआ है, और ये ब्रांडेड रैले नंबर है एंड सर्टेन फिजिकल डायमेंशन ऑफ द लेयर इटसेल्फ, जो लिक्विड लेयर्स होती हैं या फ्लूइड लेयर्स होती हैं। मैं जस्ट कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे इसके यूनिट्स अगर सामने आ जाएं। इसमें ये देखिए ना, ये इक्वेशन, ये जैसे ये वन नजर आ रहा है इसमें, उसने एक्स वाई जी के नाम चेंज कर दिए, किए ना उसने। Excuse me, sir. जी हीरा को अलाउ कर दें, वो कनेक्ट कर रही है, अलाउ नहीं हो, कनेक्ट नहीं हो रहा। The Lorentz model is a three-dimensional autonomous differential system deriving from a clever truncation of an expansion of the equations of convection, stress-free top-bottom plates and periodic lateral boundary conditions. ये वही सिस्टम है कि अगर जो है ना वो इट रीड्स dA1 over dt, या देखो उसने x का क्या यूज किया है, A1, फिर dA2 over dt, dA3 over, ये थ्री वेरिएबल्स हैं, A1 A2 A3, और दूसरी साइड पे सिग्मा R और B जो है ना उसने यूज किए हैं। अब वेरिएबल A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हार्मोनिक ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी टाइप है A1 जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हार्मोनिक, A2 जो है वो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, A2 जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम इन ऑर्डर करें ना, क्योंकि गॉर्डिनो में भी क्लियर नहीं लिखा होता एक्स वाई और जी रिस्पेक्टिवली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज नहीं किया होता, इसलिए एक्स जो है ये वेलोसिटी है, ठीक है,
और जो A2 है ये सर्टेन टाइप ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। A3 जो है ये यूनिफॉर्म यू कैन से करेक्शन टू द टेम्परेचर फील्ड है, ये सर्टेन टाइप ऑफ टेम्परेचर करेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह का सिग्मा जो है इज ए नोटेशन ऑफ द प्रांडट्स नंबर आर रिड्यूस रेलेजेंड नंबर और आर ओवर आर सी, यानी दो आर की वैल्यूज का जो है ना वो रेशो है, एंड बी इज ए पैरामीटर रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल वेव वेक्टर। तो इस तरह के ये पैरामीटर्स हैं, इनको अगर आप इसको लिटरेचर सर्वे में ही देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये सिस्टम टू सिस्टम चेंज होते हैं, क्योंकि क्योटिक सिस्टम जो है वो एक तरह के सिस्टम नहीं है ना। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा पीछे जो सिंपल पेंडुलम है वो भी क्योटिक मोशन में जाता है, इसी तरह जो फ्लूइड फ्लो है उसमें भी क्योटिक मोशन हो सकती है, इसी तरह और दूसरे सिस्टम्स हैं तो वहां पे भी क्योटिक मोशन हो सकती है। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्योटिक सिस्टम ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी जो प्लेसमेंट है डिफरेंट क्वांटिटीज के हवाले से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनके यूनिट्स और डायमेंशंस भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस है लॉरेंस मॉडल की, लॉरेंस इक्वेशंस की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिग्मा आर और बी जो है वो फिक्स नहीं है, एक्स वाई जी जो है वो भी फिक्स नहीं है, इनके मीनिंग इनके यूनिट्स सिस्टम टू सिस्टम जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये 3 इक्वेशंस हैं, these equations are coupled differential equations। क्या है? coupled differential equation। हाँ जी, कपल्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका रोल जो होता है वो जस्ट लाइक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। और जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको आयलर मेथड से सॉल्व नहीं किया जाता, आयलर क्रोमर मेथड से सॉल्व किया जाता है, अदरवाइज रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। ओके जी सर। आपका जो था ना वो प्रॉब्लम जो था सिंपल पेंडुलम का, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। आपको पता है कि जो ओमेगा इटसेल्फ है वो क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस सर। और जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी ओमेगा ओवर डी टी भी बीच में आता है उसके। तो डी ओमेगा ओवर डी टी आने का मतलब ये है कि डी टू थीटा ओवर डी टी टू। तो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाती है, डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑसिलेटरी सिस्टम्स की तरह होता है, ऐसे सिस्टम जो हार्मोनिक सिस्टम्स होते हैं। तो इसलिए वहां पे आयलर मेथड जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, आयलर क्रोमर मेथड यूज करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? जी सर। तो इसलिए जो लॉरेंस इक्वेशंस हैं इनको भी मींस सॉल्व करने के लिए, आइटरेटिव वे में सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? आयलर क्रोमर मेथड, क्रोमर। नॉट आयलर मेथड। ओके, अब ये डिफरेंट उसने बताया हुआ है कि अगर आप जेड और टाइम का ग्राफ बनाएं तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ लाने कोई मुश्किल नहीं है, इसमें उसने वैल्यूज दी हुई है कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई और जेड दोनों बराबर है और 0 के बराबर है। तो उस वक्त जेड और टाइम का ग्राफ ये होगा जो कि आपको नजर आ रहा है आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इसी तरह फिर दूसरी वैल्यूज हैं, ये है बटरफ्लाई इफेक्ट। क्या बटरफ्लाई बन रही है ना? यस। अच्छा, बटरफ्लाई का मतलब ना क्या होता है, मैं अब सारी चीजें लाइन बाय लाइन तो मैं नहीं पढ़ सकता। ये बटरफ्लाई इफेक्ट जो होता है एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, यानी एक ऐसा इफेक्ट होता है विच इज सेंसिटिव टू इनिशियल वैल्यूज, विच इज सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशंस। किसके लिहाज से सेंसिटिव होता है? इनिशियल कंडीशंस के लिहाज से। इनिशियल कंडीशन स्लाइटली जब चेंज की जाती हैं तो आगे आने वाले इफेक्ट्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो इस किस्म के इफेक्ट को हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ये ऐसे ही है कि
इसको ऐसे भी बोला जाता है लिटरेचर में, मीडिया में कि एक बटरफ्लाई अगर अपना विंग फ्लिप करे इन वन पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इट कैन कॉज ए बिग स्टॉर्म इन अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इन अदर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ओके, यस सर। यानी इसको बटरफ्लाई इफेक्ट को बोला जाता है कि अगर बटरफ्लाई अपना विंग फ्लिप करे दुनिया के किसी हिस्से में, तो ये इसकी वजह से इतना इफेक्ट आ सकता बहुत है बड़ा कि तूफान। दुनिया के दूसरे हिस्से में बहुत बड़ा तूफान जो है उसका पेश खैमा ये चीज बन सकती है। इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये कि इनिशियल कोई सी चीज जो है वो, आप कहते हैं छोटी सी चिंगाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तबाही ला सकती है। तो ये ऐसे ही है कि बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये है कि इनिशियल कंडीशन स्लाइटली चेंज की जाए तो उससे बहुत ज्यादा जो है ना वो सिस्टम के अंदर जो है ना वो वेरिएशन आ सकती हैं, इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए इसका नाम जो है वो बटरफ्लाई इफेक्ट है। ठीक है, इसके बटरफ्लाई के जो विंग है उसकी फ्लिपिंग के लिहाज से कि ये थोड़ा सा फ्लिप करे तो फ्लूइड के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन आए और वो वाइब्रेशन आगे इतना ट्रिमेंडस किस्म का जो है स्टॉर्म पैदा कर सकती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। और ये बटरफ्लाई इसको हम सिमुलेट भी कर सकते हैं, और ये पैरामीटर्स की वैल्यूज गिवन है वो हम करेंगे। फिर आगे अट्रैक्टर्स हैं। अब अट्रैक्टर्स भी नहीं आपने पढ़े? पढ़े हैं सर। पढ़े हैं जी सर। जी, क्या होते हैं, कोई आइडिया है? क्योटिक मोशन का पता है ना? अगर इनिशियल कंडीशन सेम रखी जाए तो बार बार आने वाली जो क्योटिक मोशन है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। डिफरेंट। सही, ये याद रखें। अगर सारी वैल्यूज सेम रखी जाए, इनिशियल कंडीशन सेम रखी जाए, तो आने वाली मोशन जो होगी वो डिटर्मिनिस्टिक होगी, यानी मालूम की जा सकती है, लेकिन अनप्रडिक्टेबल होती है, पहली दफा अनप्रडिक्टेबल होती है। ओके, और बार बार अगर आप इनिशियल कंडीशंस वही रखते हैं तो बार बार सिस्टम जो है एक ही तरह की क्योटिक मोशन में जाएगा बार बार। ओके, तो जी, इनिशियल कंडीशन स्लाइटली चेंज करेंगे तो डिफरेंट किस्म का क्योटिक बिहेवियर आएगा। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन सेम रखी है ना आपने सिस्टम की, तो सिस्टम जो मोशन करेगा, जो कुछ आपको दिखाएगा, वो बार बार वही होगा जो पहले इनिशियल कंडीशन सेम रखने से। अगर इनिशियल कंडीशन चेंज नहीं करते, सारी चीजें सेम रखते हैं और आप सिस्टम को टाइम के लिहाज से स्टडी करते हैं, तो बार 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 अगर इनिशियल स्टेट सेम है, इनिशियल कंडीशन सेम है, तो बार बार सिस्टम से आने वाले रिजल्ट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन क्योटिक होंगे। क्या होंगे? क्योटिक। क्योटिक का मतलब सिर्फ पहली दफा होता है। यानी एक दफा आपने सिस्टम को देख लिया कि इनिशियल कंडीशन सेम रखी है, और एक दफा आपने देखा कि सिस्टम इस तरह क्योटिकल अनप्रिडिक्टेबल वे में आगे मूव कर रहा है, तो अगर वो इनिशियल कंडीशन दोबारा वही रखते हैं और सिस्टम को दोबारा इनिशियल स्टेट पे ले आते हैं और फिर दोबारा सिस्टम को इवॉल्व करने देते हैं, मूव करने देते हैं, तो सिस्टम दोबारा उसी तरह की क्योटिक मोशन करेगा। ओके, ओके सर। और वो क्योटिक मोशन आप नोट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, मालूम कर चुके होंगे। आप कहेंगे अच्छा ये तो मोशन हमें पता चल चुकी है। तो फिर ये नहीं है, वो अनप्रडिक्टेबल का मतलब है फर्स्ट टाइम जब मोशन हो रही होगी तो आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या होगा। ओके ये सर उसके बाद फिर वो नहीं रहेगी जी, अनप्रिडिक्टेबल। तो एक दफा जब आ जाएगी तो इनिशियल कंडीशन सेम रखेंगे तो बार बार वही मोशन आएगी। ओके, ओके सर। अब देखिए, जब सिस्टम क्योटिक मोशन में जा रहा होता है ना, तो
सिस्टम बेशक क्योटिक मोशन में होता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई रेगुलर पैटर्न मौजूद होता है। क्या होता है? पैटर्न। रेगुलर पैटर्न मौजूद होता है, जो कि क्योटिक नहीं होता। ओके। सही, क्योटिक बिहेवियर से पहले की बात है। नहीं नहीं, क्योटिक मोशन जब होती है ना, कोई भी क्योटिक मोशन है, तो उसके अंदर एक पैटर्न छुपा होता है, पर्टिकुलर बिहेवियर छुपा होता है। ओके। दैट पर्टिकुलर बिहेवियर इज कॉल्ड अट्रैक्टर। ओके। यानी सिस्टम जो है बेशक क्योटिक मोशन में होता है, क्योटिक अनप्रडिक्टेबल वे में मूव कर रहा होता है आगे, लेकिन वो अपनी क्योटिक मोशन के दौरान एक ऐसे पैटर्न को हिडन वे में फॉलो कर रहा होता है कि वो जो पैटर्न होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ में नजर आ रहा है ना, जेड वर्सेस वाई। यस सर। जेड और वाई को अगर एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट किया जाए, जब एक्स जीरो हो, क्या हो? x0। एक्स जीरो किस प्लेन में होता है? जेड वाई प्लेन में। और ये एक फेस स्पेस प्लॉट है। क्या कौन सा प्लॉट है? फेस फेस। फेस स्पेस प्लॉट क्या होता है, पता है? सर जो फेस फेस में बनता है वो टाइम उसका एक कोऑर्डिनेट होता है। फेस स्पेस होता क्या है? फेस स्पेस का सर जिसमें जनरलाइज मोमेंटम और पोजीशन दोनों को मेजर कर, और नहीं है, दोनों को स्टडी कर सकें। इसका दूसरा नाम है पैरामीट्रिक प्लॉट। फेस स्पेस प्लॉट का दूसरा नाम क्या है? पैरामीट्रिक प्लॉट। हाँ। अब अगर x भी टाइम का फंक्शन है, y भी टाइम का फंक्शन है, z जो है वो भी टाइम का फंक्शन है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई जी क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। ठीक है। तो आप जी कहेंगे सर। ग्राफ बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो ग्राफ होता है, दैट इज कॉल्ड फेस स्पेस ग्राफ। ओके सर। फेज स्पेस प्लॉट या ग्राफ। ओके। इसको पैरामीट्रिक प्लॉट भी कहा जाता है, और पैरामीट्रिक प्लॉट किस किस के दरमियान में ग्राफ होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ जी, ये याद रखें। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं ना, जेड वर्सेस वाई, तो जेड और वाई दोनों डिपेंडेंट है। इसी तरह साथ राइट साइड पे जेड वर्सेस एक्स है, ये भी फेस स्पेस प्लॉट है। ओके। अगर होगा ना जेड वर्सेस टाइम, तो वो फेस स्पेस प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके। तो सर ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, दोनों ही डिपेंडेंट है तो? दोनों डिपेंडेंट है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके। अच्छा ठीक है। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, लेकिन खुद डिपेंडेंट है। और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का ग्राफ दूसरे वेरिएबल के अगेंस्ट जब प्लॉट किया जाता है, तो उसी को फेज स्पेस प्लॉट कहा जाता है। ओके। या पैरामीट्रिक प्लॉट कहा जाता है। यानी इसमें जो ग्राफ होता है वो डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट होता है। ये में रिजल्ट्स को कॉन्सेप्चुअल चीज कंबाइन है। करते हैं, जी। दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। यानी हम, हाँ, तो आप कह सकते हैं कि टाइम के साथ z कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ y कैसे चेंज हो रहा है, टाइम की हर वैल्यू के ऊपर z और y को प्लॉट करते हैं। ओके। ओके सर। बात समझ रहे हो? यस सर। जी सर। आप क्या कहते हैं, टाइम इज पासिंग, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम यू आर प्लॉटिंग z x y इन द स्पेस, यस सर। तो दैट वुड बी 3 डायमेंशनल फेज स्पेस प्लॉट। और अगर आप प्लॉट कर रहे हैं फॉर एवरी टाइम वैल्यू यू आर प्लॉटिंग z वर्सेस y, दैट इज 2 डायमेंशनल फेज स्पेस प्लॉट ऑफ z वर्सेस y। इसी तरह z वर्सेस x, इसी तरह x वर्सेस y। ओके। ओके सर। फेज स्पेस, फेज स्पेस का क्या मतलब होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके। ओके सर। जी।
तो फेज स्पेस का मतलब ये होता है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट द बैक एंड पीछे वो चेंज हो रहा होता है, उसकी वजह से डिपेंडेंट चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन आप देखने में सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वेरिएशन को चेक कर रहे होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, उसको कहते हैं फेज स्पेस प्लॉट। जी और जो सर। अट्रैक्टर है, दिस इज अ स्पेसिफिक पैटर्न व्हिच इज फॉलोड बाय अ क्योडिक सिस्टम, ठीक है, जी अंडर सर। सर्टेन कंडीशंस। तो ये हम करेंगे। फिर आगे लॉरेंस मॉडल है, इसमें ये z वर्सेस टाइम है, तो ये जो है ना ये फेज स्पेस प्लॉट नहीं है। ओके ओके सर। तो इसमें लॉरेंस सिस्टम में, लॉरेंस इक्वेशन में सिग्मा आर और बी एक्स वाई जी जो वेरिएबल्स हैं, कुछ एक होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं पैरामीटर्स। वेरिएबल्स और पैरामीटर्स में फर्क होता है, ठीक है। So just a moment. ओके स्टूडेंट, बाकी इसके सिमुलेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। इसकी सिमुलेशन जो कोडिंग है वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ये डिस्कस कर लिया है, इसकी इक्वेशन जो है ना इसको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल, और ग्राफ बनाने हैं इसके। जी थैंक यू। इसको मजीद पढ़ लेना। ओके